मेरा 12 साल का देवर पहली रात ही मेरे बेड पर आकर बैठ गया और कहने लगा, बताए भाभी रात कैसी गुजरी है। मैं सर में से पानी पानी हो गई। अभी सो रही थी कि अब क्या करूं। उसके आगे बढ़कर मुझे कमरे से पकड़ लिया और खींचकर गोद में बिठा लिया। उसी रात मेरे तो होश उड़ गए जब 12 साल के देवर ने मेरे साथ मैं 17 साल की थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता जिस खानदान से आया था वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही आबाद के ढांचे के थे, जबकि हमारे घर में बहुत ही बामंडिया थी। लेकिन वह लोग पैसे वाले थे, इसलिए मेरे बाप आपको इनकार करना मुसीब ना समझा और सोचा कि मेरी शादी यहीं कर देनी चाहिए। जैसे ही बात पक्की हुई मुझे रुखवात कर दिया गया। मेरी होने वाली सैफ बहुत ज़्यादा हसीन औरत थी। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं लगती थी, शायद इसलिए उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहनने रखे थे, मगर उन्हें न सिर्फ लाल थे बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइट होते थे। उन्होंने अपनी बेटियों को भी आज़ादी दे रखी थी। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ ही आती जाती थी। उनके यहाँ लड़कों से दोस्ती को कोई परेशानी ना समझा जाता था। घर में एक छोटा देवर भी था जिसकी उम्र 12 साल की थी और एक मेरा पति था जो कि किसी प्रोड्यूसर कंपनी के साथ काम करता था जहाँ पर गाने वगैरह बनाए जाते थे। मेरे पापा ने सारी ज़िंदगी लगाई थी क्योंकि वे बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन उन्होंने घर का माहौल ऐसा ही बना रखा था। लेकिन अब यह रिश्ता भी वह खुद लेकर आए थे। मेरी माँ का कहना था कि अब सारी ज़िंदगी बेटियों को तुमने सांस तक नहीं लेने दिया और अब बड़ी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ लिया है जिसके बारे में पहले ही लोग अजीब गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरे पापा का कहना था कि लोग अमीर होते हैं, खाते पीते होते हैं, उनके बारे में लोग ऐसे बातें करते हैं और फिर उनका खुद का भी शौक ना होता था। ऐसे माहौल में जाने का यह भी तो सारी ज़िंदगी के लिए करती रहती थी कि पापा ने हमारे घर में खुश रहे मिल जाता है। आराम आने वालों को हार मिलता है और हार खाने वालों को लाल मिलता है। और पापा रिश्ते के लिए इसलिए भी इनकार कर दे रहे थे क्योंकि वह लोग कोई दहेज नहीं मांग रहे थे और उनका कहना था कि हमने अपनी इज्जत रखनी है, इसलिए शादी में भी खर्चा हम लोग खुद ही करेंगे। कहते हैं कि माँ बाप को औलाद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आजकल माँ बाप को भगवान से भी मतलब होता है और औलाद से उनकी कोई ना कोई तलाश भी होती है और अपने फ़ायदे के लिए और औलाद की ज़िंदगी भर पर बात कर देते हैं। लेकिन खैर मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरी शादी भी उन लोगों की रस्म रिवाज के तौर पर हुई थी जिनको हमारे घर में ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे। मेहंदी वाले दिन नाच गाना किया गया, बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए, सारा कुछ उनके घर में ही हो रहा था। और बारात उन्होंने होटल में रखी थी जहाँ पर जब दुल्हन ने एंट्री हुई तो उसके माँ बाप की ढोलकी पर बाप नाच रही थी और उनकी बहन भी नाच रही थी। कपड़े भी उन्होंने काफ़ी अच्छे पहन रखे थे। किसी औरत के सर पर तो दुपट्टा नहीं था। हमारे ख़ानदान वालों तो अभी से ही बातें कर रहे थे। उसके बाद गोद उठाने की रस्म करने के बाद शुरू हो गई थी। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और मेरे 12 साल के देवर को मेरे टांगों के पास बिठा दिया गया और उसने मुझे घुटने पकड़ लिए। अब जब तक मैं उसे पैसे ना देती तो मेरे घुटने छोड़ने वाला नहीं था। मैंने कहा कि मैं फ़ौरन पैसे दे देती हूँ, लेकिन सब ने कहा कि इतनी आसानी से नहीं देना, उसको थोड़ा सा जलील करो, हंसी मजाक करो। उसके साथ यह सपना किया तो रस्म का मज़ा कैसे आएगा। मैं तो यह सोच रही थी कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। उसे दोनों हाथों में मेरे घुटने पकड़ रखे थे। उसके बाद मैंने यह सोचा कि उसको कितने पैसे दूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। फिर मेरे पति ने उसे काफ़ी हंसी मजाक किया और यह रस्म रिवाज 10 मिनट तक चलती रही। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके बाद मेरे पति ने अपने जेब से 1500 निकाल कर उसको दे दिए। दिन सपना कहा कि तुम क्यों पैसे दे रहे हो, तो कहने लगे मेरी बीवी है, अब मैं ही इसके खर्चे उठाऊंगा। इस बात पर सपना बातें बनाई और कहा कि लड़का तो बीवी का गुलाम हो गया है। तो उसके बाद मुझे मेरे घर ले आए। सारी रात वह रस्म की बातें ही करते रहे। उन लोगों की तसल्ली नहीं हुई थी। यहाँ पर यह लोग हक ही नहीं रहे थे और सबके नाच गाने चल रहे थे। चाह रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने कमरे में चली जाऊँ। सुबह के 4 बजे मैं अपने कमरे में गई। पति ने मेरे कमरे में आ ही नहीं क्योंकि वह दोस्तों के साथ मसरूर थे। एक ज़माना था जब मुझे पापा की नाराज़गी का मंदिर पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसके बाद मैं गुस्से आपको माहौल में ढाल दिया था और अब आज मुझे यह सब अजीब अजीब लग रहा था। सुबह मैं उठी नहीं और तैयार हो गई। मेरे देवर मेरे कमरे में अचानक घुसा
आया और बेड पर बैठ गया और ऊपर ऐसे लेट गया जैसे वह मेरा कमरा हो। कहने लगा, बताएं भाभी पहली रात कैसे गुजरी। मैं तो सर में से पानी पानी हो गई कि किस बात का सवाल है। हो सकता है उसने यह तरह के ना पूछा हो, फिर भी उसे मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मैं खामोश हो गई तो कहने लगा कि मेरा मतलब है कि नए घर में नींद नहीं आई होगी ना, ठीक है ना, ज़्यादा तक तो नहीं सोई होगी ना। मैंने कहा हाँ, इसलिए तो सो गई थी। मैंने कहा कि तुम स्कूल कॉलेज के लिए नहीं जाते हो क्या क्योंकि तुम्हारी उम्र सिर्फ 12-14 साल की हुई थी। उसने कहा कि पढ़कर क्या करना है, वैसे ही मेरा पढ़ाई में ही जी नहीं लगता। हमारे तो ख़ानदानी कारोबार है, मैं भी वहीं कर लूँगा। ऑफिस जाता हूँ मैं, कभी कभी ऑफिस से चीज़ों को संभाल कर रखता हूँ। अजीब बात थी, मैं हैरान हूँ कि बेशक ख़ानदानी कारोबार है लेकिन पढ़ाई करना तो फिर भी ज़रूरी है। लेकिन मेरे देवर को इस मामले को कोई दिलचस्पी भी नहीं थी और बाकी घर वाली भी उसको पढ़ने की कोई बात नहीं थी, जबकि उनके पास इतने पैसे थे या तो उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते थे। बेटी तो पढ़ रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी, और बेटे को नहीं पढ़ा रही थी। फिर मुझे पता चला कि बेटी भी कौन सा पढ़ने जाते हैं। उन्होंने तो यूनिवर्सिटी में पार्क समझ कर रखा है जहाँ वह आसानी से अपनी आंखें गर्म कर सकती है। कैसे तैयारी होकर जाती थी जैसे किसी की शादी में जा रही है, और वहाँ जाकर दोस्तों के साथ गुपसुप है और खाना पीना करके वापस आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस घर का माहौल ज़रूरत से ज़्यादा ही खुला हुआ है, जिसकी मुझे आदत नहीं थी। मैंने इन लोगों से मिलते जुलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि मैं और अपने घर में देखी हुई अच्छी आदतों को ही भूल जाती। एक दिन मैं पूजा करने के लिए बैठी रही थी, मेरे कमरे में आ गई और कहने लगा कि भाभी अपने अपने मुंह पे मेकअप क्यों उतार दिया, सुबह तो इसका मेकअप किया हुआ था। मैंने कहा कि पूजा का वक्त है ना, मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो मैं मुँह धो लिया। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी पूजा करने की, कितना महंगा मेकअप करवाया था, फिर से पार्लर वालों को बुलाना पड़ेगा। मैं नहीं आता इतना अच्छा मेकअप करना, बाहर लोग आए बैठे हैं आपको देखने के लिए, जब उनको क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ लगाओ और बाहर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं पूजा करके आती हूँ। कहने लगी कि छोड़ो ना पूजा, लोग कब से बैठे हुए हैं, आपको ही तो मिलने आए हैं, ऐसा बुरा लगता है। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं पूजा करके आ रही हूँ, और मैं सोच लिया था कि और पूजा करके ईश्वर मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्या बाहर बैठे हुए लोग। लेकिन मेरे नंद तो मेरे पीछे ही पड़ गई। उसने जल्दी जल्दी मुझे उठाया, मेकअप करना शुरू कर दिया, तेज़ी से लिपि पोती की और मुझे अपने साथ बाहर ले गई। जब तक मैं वापस आई मेरे पूजा का वक्त ख़त्म हो चुका था। मुझे बहुत दुख हुआ कि यह कुछ तो मेरे कभी नहीं सोचा था और किया था। उनके घर में यह सब मेरे साथ होगा। शाम हुई तो मेरे पति ने कहा कि वह क्यों बना रखा है। मैंने कहा कि आज मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है। तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, कहने लगा तो क्या हुआ, पूजा नहीं हुई है तो। मेरे पति की भी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन एक बीवी का भी तो फ़र्ज़ होता है अपने पति को समझाए। इसलिए मैं बार बार अपने पति की पूजा के टाइम उठाती थी, लेकिन वह उठते ही नहीं थे। वह इस बात से गुस्सा होने लगता जैसे देवर का भी मेरे साथ अजीब रवैया था। कभी भी कहीं से भी आ जाता था, मुझे अचानक से चौंका देता था, हंसना शुरू कर देता, मेरी ऐसी तारीफ़ करता जैसे मेरी शादी उसके साथ हुई। कहता कि यह रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है, बड़े स्मार्ट लग रही है आप। भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है कि जब मैं बहुत ही छोटी थी तो वह लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। यहाँ मेरे चाचा भी रहते थे और मेरी दादी भी, लेकिन मेरे चाचू और मेरी माँ का आपस में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। यह लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, और मेरे चाचू आज तक मेरी माँ के कमरे में नहीं आए थे। एक दफ़ा उनको मेरी माँ से कोई काम था तो उन्होंने बाहर खड़े होकर दस्तक दी थी, और जब माँ बाहर गई तब उन्होंने बड़े कदम से कहा कि भाभी मेरे लिए खाना गर्म कर दो, घर में कोई और नहीं है। हर रिश्ते में एक हद होती है और रिश्तों को हाथों में रखा जाए तो ही अच्छा लगता है, उससे मोहब्बत भी बढ़ती है और इज्जत लेकर। यहाँ तो मामला कुछ और ही था। इसकी छोटी बातों के बारे में जब पति से बात करती तो वह कहते कि अब तुम छोटे घर में नहीं रहती हो, तुम एक बड़े ख़ानदान की बहू हो। वह हमारे घर में तो यही माहौल है, और कौन सा तुम्हें कोई सा खतरा रहा है।
अगर तुम्हें हंसी मजाक कर रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, कल से तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तब मैं भी तुम्हें बुरा लगेगा। मैं जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। उसका कहना था तुम अपने काम से काम रखो। उन्हीं दिनों मेरे सास ने मायके में शादी होने लगी, लेकिन यहाँ तो सभी को जाना था। तो मैं सोची कि माँ को होकर आऊँगी, लेकिन पता चला कि मेरे देवर की तबीयत बिगड़ी हुई है। मैं तो जा नहीं सकती थी, मेरा वक्त मायके में अच्छा गुजर जाएगा, मैं यह सोच रही थी। और मेरे पति ने बोला कि तुम नाराज़ मत हो, मुझे भी तुम्हें छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरे मामा के लड़के की शादी है। वह बोल रहा है कि मैं नहीं आऊँगा तब तक शादी नहीं करूँगा, मजबूर है, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा, बस एक दिन की तो बात है। मैं भी मान गई, एक दिन की बात है। सब लोग चले गए हैं, मैं अपना सारा काम ख़त्म करके सोची देवर को देख लेती हूँ, दवाई वगैरह दे देती हूँ। जैसे ही मैं कमरे में गई, देवर को देखे ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, जो कि वह अपने बेड पर नहीं था, वह कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। जब मैं उसके पास गई तो और बोली, तुम्हारी तो तबीयत ख़राब थी, तुम्हें तो सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन वह बोल पड़ा कि जब मेरी तबीयत बिगड़ी ही नहीं है तो मैं आराम क्यों करूं। मेरी तो हैरत ही इंतहा ना रही। मैं उसे बहुत गुस्से से देखा और जैसे ही बोलने वाली थी वो मेरा हाथ पकड़कर चूमने लगा। फ़ौरन से मेरा हाथ छुड़वा कर वहाँ से अपने कमरे में आ गई। मैं फ़ौरन अपने पति से एक पास कॉल की, मगर वह मेरी कॉल नहीं उठाया, शायद बिजी हो इसलिए नहीं उठाए। बॉस ने बहुत परेशान हो गई थी, बहुत डर गई थी, कभी सोच भी नहीं सकती थी 12 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। मैं तो डर से कांप रही थी। कुछ देर के बाद मेरे पति का कॉल आया, वह मुझे डांट कर बोल रही थी मैं उनसे भाई को खाना क्यों नहीं थी, वह कैसे देती। वह मेरी बात पूरी सुने बगैर ही फ़ोन रख दिया और मुझे खाना देने को बोल दिया। मैं भी सोच ली थी कि अगर कुछ भी देवर करेगा तो मैं भी सामना कर लूँगी। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर सहन में बैठा मेरा ही इंतज़ार कर रहा था, मैं किचन में गई और खाना लेकर देवर को दे दिया। जैसे ही मैं बाहर खाना रखकर जब मोड़ने ही वाली थी, तभी मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेहोशी की दवा सुंघा दी। मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। मेरे साथ क्या हुआ, रात को जब मुझे होश आया तो मैं चेक कर चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी हालात बस से पत्थर हो गई थी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। 12 साल का एक लड़का मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। वह आवाज़ सुनकर मेरे कमरे में आया और बहुत ही घटिया तरीके से हंस रहा था और मेरे बेहोश होने पर मेरे साथ जो किया था उसका वीडियो बनाया था और मुझे दिखा भी रहा था। उस वीडियो में मुझे बेहोश करके मुझे अजीब नज़रों से देखे जा रहा था और गंदी हरकतें कर रहा था और मुझे छू भी रहा था और मेरे होश में आने के इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं होश में रहूं और वह जो करता है मैं देखूं और मैं चीखूं चिल्लाऊं। इतने में मेरे पति का फ़ोन आया। वह डर गया और हड़बड़ाकर कमरे में जाने ही वाला था कि मैं फ़ोन उठा लिया। उसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद को उठा लूँगी, लेकिन वह मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती ले लिया और फ़ोन को काट दिया। शायद मेरे पति को कुछ अनहोनी का शक हुआ था और फ़ौरन वहाँ से यह और फ़ोन करते रहे और फ़ोन को भी शक था। शायद मेरे देवर पर कई फ़ोन आने की वजह से देवर परेशान हो गया था और फ़ोन बंद कर दिया। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा और उसका वीडियो भी बनाने की कोशिश करने लगा। मैं दूर किया जा रही थी। बहुत देर तक मैं खुद को बचाई। धीरे धीरे अपनी शक्ति खोली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे पति मेरे पास था। यह देख मुझे भी हिम्मत आई और मैं पति से पूछा कि अस्पताल में कैसे। तो मेरे पति ने बताया कि जब मैं फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन उठाने के बजे बंद हो गया था। मुझे सच और भी वहाँ से चल दिया और जब रास्ते आ रही थी तो मुझे कुछ दिन पहले से ही एक आदमी ने मुझे मेरे भाई के बारे में शिकायत की थी और धमकी भी दी थी। भाई तो वह किसी लड़की के साथ गलत किया और शादी करने को बोला और नहीं किया, वह लड़की पेट से थी, तभी वह खुदकुशी कर ली। तब जाकर मेरे पति को मुझ पर भरोसा आया और मुझे फ़ोन पर टाटा था। उसके लिए मुझे माफ़ी ही मांगी थी और उसे घर में नहीं रहूँगी। मैं अपने पति को यह सब बताई तो वह खुद अब उसे घर में नहीं रहेंगे ऐसे बोले, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए था। मैंने पति से साफ साफ कह दिया था कि अगर वह मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो सास और देवर को अलग मकान देते हैं या मुझे अलग घर शिफ्ट कर दे, ताकि पति चाहता था कि उसके आने वाले नस्लों की तबीयत अच्छी हो। 3 महीने बाद उसने मुझे एक नए घर में शिफ्ट कर दिया जो थोड़ा छोटा था, लेकिन मैं खुश थी, जहां मैं अपने आने वाले बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकती थी। आज मैं और मेरे पति अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन लोगों का आज भी वही हाल है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
सिवाय उसके कि ऊपर वाले को उनके लिए दुआ मांगते रहें। और मुझे एक लड़की भी पैदा हुई जो बहुत ही प्यारी सी है। तो धन्यवाद दोस्तों।